हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल देखे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था तारों के जन्म के बारे में और तारों के रंग के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसके आगे, यानी आज देखेंगे चंद्रशेखर सीमा के बारे में। चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर चंद्रशेखर सीमा, ये यानी जो चंद्रशेखर थे, ये भारत मूल के निवासी थे। इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर सीमा असल में 1.44 से अगर अधिक होगा तो चंद्रशेखर सीमा के आगे माना जाएगा। इन्होंने दो कथन दिया। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम हो, यानी कि इन्होंने बताया अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा तो जो वृद्ध तारा यानी जो लाल दानव तारा है वह श्वेत वामन में बदल जाएगा। यानी कि उन्होंने जो पहला कथन दिया था कि अगर तारों के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा तो जो लाल दानव तारा है श्वेत वामन में बदल जाएगा, और फिर आगे चलकर यही श्वेत वामन काला वामन में बदल जाएगा, यानी कि ब्लैक होल में बदल जाएगा। यानी कि उन्होंने पहला जो कथन दिया था, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा तो जो लाल दानव तारा यानी वृद्ध जो तारा है वह श्वेत वामन में बदल जाएगा, और फिर आगे चलकर काला वामन में बदल जाएगा। पहला कथन इन्होंने ये बताया। और जो दूसरा कथन इन्होंने दिया, अगर सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से अधिक हो जाए, यानी कि जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से यानी 1.44 से अधिक हो जाए, जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से अधिक हो जाए, तो सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। यानी कि जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से अधिक हो जाए तो सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। यानी कि किसी भी तारा में 3 परत तो जरूर होगी। यानी कि ये मान लीजिए तारा है तो पहला जो होगा केंद्र होगा, और इसके एक ऊपर होगा मध्य होगा, और जो लास्ट होगा बाहरी भाग होगा। तो इन्होंने बताया जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से अधिक हो जाए तो सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। यानी कि ये जो केंद्र है ये तो हम लोगों ने कल ही देखा था। यानी जो वृद्ध तारा जब बनेगा तो यह क्रोड में यानी कि ठोस में चेंज हो जाए, यानी कि लोहा में चेंज हो जाएगा। और जब ये लोहा में जब चेंज होगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो परत होगी ये आसपास के जितने भी तारे होंगे ये अपने अंदर खुद को समाहित कर लेगा, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण और ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो लास्ट परत होगी इसमें एक विस्फोट हो जाएगा, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यानी कि इन्होंने बताया जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा तो सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। हम लोगों ने देखा जो सूर्य है किसी भी तारा है उसमें 3 परत होगा। एक परत मध्य वाला होगा, और एक केंद्र वाला होगा, एक मध्य होगा, और जो लास्ट है बाहरी परत होगा। तो पहले ही जो वृद्ध तारा जब बना तो ये तो केंद्र वाला लोहा में चेंज हो गया था, और जो बीच वाला यानी मध्य वाला होगा ये अपने आसपास के तारों को अपने में खुद को धंसा लेगा, यानी खुद को समाहित कर लेगा। और जो तीसरा परत है लास्ट वाला, इसमें एक विस्फोट होगा जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा चंद्रशेखर सीमा के बारे में। इन्होंने बताया सबसे पहला कथन जो दिया था, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होगा तो जो लाल दानव तारा है यानी वृद्ध जो तारा है वह श्वेत वामन में बदल जाएगा, और फिर काला वामन में बदल जाएगा। और इन्होंने जो दूसरा कथन दिया, जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से अधिक होगा तो सुपरनोवा विस्फोट होगा। और तो हम लोगों ने देखा सुपरनोवा विस्फोट क्यों होगा, यानी कि जो केंद्र है वो पहले ही लोहा में चेंज हो गया, और जो बीच वाला मध्य वाला भाग है ये अपने आसपास के जितने भी तारे हैं
खुद को अपने अंदर समाहित कर लेगा। और जो लास्ट वाला है इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जैसे इसमें एक विस्फोट होगा जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो चलिए इसके आगे फिर देखते हैं। यानी कि जब विस्फोट होने के बाद, यानी कि जब विस्फोट होने के बाद कुछ ना कुछ इसमें बच जाएगा। ये तो नहीं है कि सभी विस्फोट हो जाएगा, यानी कि इसमें जब कुछ ना कुछ जरूर बच जाएगा। और जो बच जाएगा उसे ही न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। जो बच जाएगा उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। यानी कि इसकी गति का बहुत ही तेज होती है, इसीलिए इसे पल्सर तारा भी कहते हैं। इसे पल्सर भी कहते हैं। इसकी गति काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, जो कि सुपरनोवा विस्फोट के दौरान ये बच जाते हैं, उसे ही न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, जिसे पल्सर तारा भी कहते हैं। इसकी गति बहुत ही तेज होती है, और इसकी गति इतनी तेज होती है जिसके कारण से इसमें से रेडियो किरणें निकलती है। यानी कि हम लोगों ने देखा, जब सुपरनोवा विस्फोट के दौरान जो बच जाते हैं उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इनकी गति बहुत ही तेज होती है, इसीलिए इसे पल्सर तारा भी कहते हैं। और इसकी गति बहुत ही तेज होने के कारण इसमें से रेडियो तरंगे किरण निकलती है। तो फिर इसके आगे हम देखते हैं ब्लैक होल के बारे में देखते हैं। ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में। यानी कि ब्लैक होल का सबसे पहले नाम दिया था जॉन ब्यूलर ने। जॉन ब्यूलर और एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। इन्होंने ब्लैक होल के प्रति एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु जिसकी गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अधिक हो। यानी कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ से ना ही प्रकाश अपवर्तन हो सकता है, ना ही परावर्तन। इसको हम दूरबीन से भी नहीं देख सकते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ से प्रकाश ना ही अपवर्तन ना ही परावर्तन हो सकती है, और ना ही इसको हम दूरबीन से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं भी अगर प्रकाश की किरण विचलित होती है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह ब्लैक होल का ही क्या काम है, क्योंकि जो दूसरे तारे या ग्रह होंगे, जो दूसरे तारे हैं उनमें इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि वह प्रकाश के किरणों को विचलित कर सकती है। केवल ब्लैक होल ही प्रकाश के किरणों को विचलित कर सकती है। तो हम लोगों ने देखा ब्लैक होल, इसका जो सबसे पहले नामकरण किए थे जॉन ब्यूलर किए थे, और आइंस्टीन ने ब्लैक होल के प्रति एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ब्लैक होल यानी अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु जिसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हो, जहाँ से ना ही प्रकाश परावर्तन हो सकती है, ना ही इसको हम दूरबीन से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पर काला रंग का होता है, जो कि अपने आसपास के तारों को जब वृद्ध तारा हो जाता है तो अपने यह जब वृद्ध तारा हो जाता है, यानी लाल जब तारा हो जाता है, लाल दानव तारा, तो यह अपने जो लाल दानव तारों को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो हम लोग देखते हैं फिर नक्षत्र के बारे में। यानी कि ब्लैक होल में हमने देखा सबसे पहले नामकरण जॉन ब्यूलर किए थे। अगर सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक हो जाए, यानी कि जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान से 3 गुना अधिक हो जाए, 3 गुना अधिक हो जाए, तो वो कन्फर्म है कि वो ब्लैक होल का ही निर्माण करेगा। यानी कि जब सूर्य का द्रव्यमान तारे के द्रव्यमान के 3 गुना हो जाए तो वह कन्फर्म है कि वह ब्लैक होल ही बनेगा, ब्लैक होल ही बनेगा। तो हम लोगों ने ब्लैक होल के बारे में देखा। ब्लैक होल का नामकरण जॉन ब्यूलर किए थे, और जो आइंस्टीन थे वह ब्लैक होल के प्रति सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा बिंदु
जहाँ पर जिसका गुरुत्वाकर्षण काफ़ी ज़्यादा अधिक हो, जहाँ से ना ही प्रकाश का अपवर्तन ना ही परावर्तन हो सकती है, और ना ही हम इसको दूरबीन से देख सकते हैं। और यह अपने आसपास के जितने भी तारे होंगे वह आकर्षित करने की इसमें क्षमता होगी। तो आगे देखते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र यानी कि नक्षत्र, तारों के व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। तारों को व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। तारों के व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। तारों के व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। जो नक्षत्र है वह चातुर्दिग है। चातुर्दिग यानी कि चारों दिशाओं में फैला हुआ है। जो नक्षत्र है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। नक्षत्र यानी कि तारों के व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। जो नक्षत्र की संख्या है वो 27 है, लेकिन भारत के लोग इसे 28 मानते हैं। और जो एक 28 जो मानते हैं, एक इसमें से जो अलग है अभिजीत है, अभिजीत नक्षत्र। यानी कि हम लोगों ने देखा नक्षत्र किसे कहते हैं, तारों के व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है। और जो नक्षत्र होता है वो चातुर्दिग होता है। और जो नक्षत्र की संख्या है वो 27 है, लेकिन भारत के लोग इसे 28 मानते हैं। और जो एक अलग मानते हैं वो अभिजीत नक्षत्र है। तो हम लोगों ने नक्षत्र के बारे में देखा, और देखते हैं नक्षत्र दिवस क्या होता है। नक्षत्र दिवस, जो नक्षत्र दिवस का टाइम है 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा 56 मिनट। अगर 12 घंटे की तुलना में बात करेंगे तो 7 घंटा 43 मिनट। यानी कि हम लोगों ने नक्षत्र के बारे में देखा, तारों के व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है, जो कि चातुर्दिग है, यानी कि चारों दिशाओं में फैला हुआ है, जिसका नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट है। अगर 12 घंटे की तुलना में बात करेंगे तो 7 घंटे 43 मिनट। और जो नक्षत्र की संख्या है 27 है, लेकिन भारत के लोग इसे 28 मानते हैं। जो एक अलग मानते हैं वह अभिजीत नक्षत्र है। तो आगे हम देखते हैं तारामंडल के बारे में। तारामंडल, नक्षत्र के बारे में हम लोगों ने देखा, तो तारे को व्यवस्थित समूह को ही नक्षत्र कहा जाता है, लेकिन तारामंडल इससे अलग है। यानी कि जो सुंदरता के आधार पर तारों के व्यवस्थित समूह, सुंदरता के आधार पर तारों के व्यवस्थित समूह को ही वो तारामंडल कहते हैं। यानी कि नक्षत्र में था तारों के व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहते हैं, लेकिन तारामंडल में सुंदरता के आधार पर ही इसको तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की असल में संख्या है 89। तारामंडल की संख्या 89 है, जो कि हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। और एक अलग है ध्रुव तारा। यानी कि हम लोगों ने देखा तारामंडल, सुंदरता के आधार पर तारों के व्यवस्थित समूह को ही तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की जो संख्या है 89 है। जो हाइड्रा है सबसे बड़ा तारामंडल है। और इसी में है ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा है यह असल में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यानी कि मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, और जो मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से घूम रही है। जो तारामंडल, जो ध्रुव तारा होगा हमेशा ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है, यानी कि ऊपर साइड दिखाई देता है। ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है असल में ग्रेट बियर तारामंडल, ग्रेट बियर तारामंडल का हिस्सा है। तो हम लोगों ने तारामंडल के बारे में देखा। तारामंडल सुंदरता के आधार पर ही व्यवस्थित समूह को ही तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की संख्या 89 है।
तारामंडल की संख्या 89 है, जो कि हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। और जो ध्रुव तारा है यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वह ग्रेट बियर तारामंडल का हिस्सा है।